You see, the whole of my adult life. This is my country. This is my life. This is my people. You will trample over us, over our dead bodies. दोस्तों इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। एक देश है जो गरीबी से पस्त और झुग्गी झोपड़ियों में रहने को मजबूर लोग, जिनके लिए जरूरत भी नियामत के बराबर है, साथ ही बहुत ज्यादा क्राइम, लूटपाट और आए दिन दंगे फसाद। और वहीं ये दूसरा देश जिसकी चमचमाती इमारतें, इतनी चमचमाती इमारतें कि रात में भी ऐसी चमक कि सूरज भी शर्मा जाए। एक ऐसा देश जहाँ ना के बराबर क्राइम, ना के बराबर दंगे फसाद और ना ही कोई लूटपाट। वन ऑफ द क्लीनेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड और अमीरी के मामले में एशिया का नंबर 1 देश। और कमाल की बात तो ये है कि ये दोनों देश अलग अलग नहीं बल्कि एक ही देश है। जी हाँ, ये कहानी है सिंगापुर की। सिंगापुर के पास सऊदी अरब जैसे देशों की तरह तेल नहीं है और ना ही कोई नेचुरल रिसोर्सेस है। हैरानी की बात तो ये है कि कभी एक छोटा सा मछली पकड़ने वाला गांव महज 20 से 25 सालों में दुनिया के अमीर तरीन देशों में गिना जाने लगा। आखिर ये सब कैसे मुमकिन हो सका? साथ ही वो कौन शख्स है जिसने सिंगापुर का हुलिया ही बदल कर रख दिया? जानेंगे वो सब कुछ आज के इस एपिसोड में। Have got the will, have got the capacity to do more for this country. दोस्तों अगर आप नक्शे में देखते हैं तो इंडिया के साउथ ईस्ट में इधर इंडोनेशिया और इस साइड मलेशिया पड़ता है और ठीक इसके नीचे साउथ की तरफ उसके एंड पर पड़ता है सिंगापुर। ये छोटा सा देश एरिया के हिसाब से दिल्ली का भी आधा है। अगर गाड़ी से चलें तो महज आधे घंटे में इसके इस पार से उस पार जाया जा सकता है। वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री के मामले में ये दुनिया का 20वां सबसे छोटा देश है, जिसका टोटल लैंड एरिया है 734.3 किलोमीटर स्क्वायर। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ करीब 57 लाख लोग रहते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में इसका दुनिया में तीसरा स्थान आता है, यानी लगभग 1 स्क्वायर किलोमीटर में यहाँ 8,250 लोग रहते हैं। वहीं बात करें इंडिया की तो इसका पॉपुलेशन डेंसिटी में 31वां स्थान आता है, यानी कि यहाँ लगभग 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1130 लोग रहते हैं। यानी कुल मिलाकर सिंगापुर इंडिया से 8 गुना ज्यादा डेंस है। दोस्तों सिंगापुर का नाम सिंगापुर पड़ने के पीछे एक अलग ही कहानी है। इतिहासकारों के अनुसार साल 1299 में राजा सुलन के वंशज राजकुमार संगनिला उतामा टेमासेक आइलैंड पर पहुंचते हैं। यहाँ उन्हें एक शेर दिखाई देता है और इस शेर को देखकर वो इस आइलैंड का नाम सिंगापुरा रख देते हैं, यानी शेरों का देश। यही नाम आगे सिंगापुर में तब्दील हो जाता है। आगे जाकर यहाँ पर अलग अलग राजाओं का रूल होता है, लेकिन ट्रेड के हिसाब से साउथ ईस्ट में मौजूद इन दो रास्तों की वैल्यू बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगती है। इसीलिए 1509 से 1511 तक पोर्तुगीज यहाँ स्टेट ऑफ मलक्का पर अपना कब्जा जमाए रखते हैं और उनके द्वारा यहाँ बहुत सारे सी पोर्ट भी बनाए जाते हैं, जिसके चलते यहाँ आने वाले शिप से कमाई का जरिया भी बढ़ जाता है। लेकिन 1603 में डच कंपनी पोर्तुगीज को हराकर यहाँ पर अपना कब्जा जमा लेती है। अब चूंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर कब्जा तो था ही और साथ ही इनका साउथ ईस्ट एशिया में ट्रेड भी चल रहा था, लेकिन दिक्कत ये थी कि ट्रेड करने के लिए उन्हें इसी रास्ते से होकर गुजरना पड़ता था। अब चूंकि डच कंपनी का यहाँ स्टेट ऑफ मलक्का पर पहले से ही कब्जा था, इसीलिए वो मनमाना टैक्स वसूलते थे, जिसके चलते ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको हराने का एक उपाय निकाला और उन्होंने अपने काबिल लेफ्टिनेंट गवर्नर सर थॉमस स्टैमफोर्ड रेफल्स को 29 जनवरी 1819 को इस एरिया में भेज दी है, जिसे सिंगापुर कहा जाता था। अब चूंकि यहाँ जौहर के सुल्तान का कब्जा था, इसलिए रेफल्स जौहर के सुल्तान से बातचीत करके 6 फरवरी 1819 को एक फॉर्मल ट्रीटी पर सिग्नेचर करा लेते हैं। यानी यूँ कहें कि सिंगापुर को पैसे देकर खरीद लिया जाता है और इस लिहाज से अब सिंगापुर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ जाता है। अब धीरे धीरे सिंगापुर में सी पोर्ट्स बनने शुरू हो जाते हैं और डच को हराने के लिए रेफल्स सिंगापुर पोर्ट को फ्री कर देते हैं, यानी कि अब यहाँ आने वाले कोई भी शिप से किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। और जैसे ही फ्री सी पोर्ट की खबर पूरे द्वीप समूह में फैलती है तो यहाँ शिप्स की लाइन लगना शुरू हो जाती है, जिसके चलते इसके आसपास के देश यानी चीन, मलेशिया और इंडिया से बहुत से लोग काम की तलाश में यहाँ आकर बसना शुरू कर देते हैं। अब चूंकि यहाँ काम करने वाले लोग ज्यादातर लेबर क्लास के थे, इसीलिए वो सिंगापुर में दंगे फसाद, लड़ाई झगड़ा, चोरी चकारी और नशेबाजी करके सिंगापुर को एक अय्याशी का अड्डा बनाकर रख देते हैं। हालांकि ये सब होने के बावजूद ब्रिटिशर्स का फोकस सिर्फ अपने पोर्ट पर ही था, न कि उन लोगों पर। आगे जाकर सिंगापुर ट्रेडिंग के लिहाज से एक इम्पोर्टेंट पोर्ट बन जाता है। सिंगापुर के सफलता के कई कारण थे, जैसे चीन में बाजार का खुलना, स्टीम शिप का आना और मलय में रबड़ और टिन का प्रोडक्शन भी शामिल था। एक निःशुल्क पोर्ट के रूप में इसने साउथ ईस्ट एशिया में काम करने वाले कई चीनी, मलय, इंडियन और अरब व्यापारियों को सिंगापुर ने अपनी ओर आकर्षित किया। बाद में साल 1869 में स्वेज
नहर के खुल जाने से सिंगापुर में व्यापार को और अधिक बढ़ावा मिला, क्योंकि अब ट्रेडर्स इस रूट को छोड़कर इस रूट को फॉलो करने लगते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस रूट के मुकाबले ट्रेडर्स को ये रूट ज्यादा शॉर्ट पड़ता था और साल 1880 आने तक 1.5 मिलियन टन से अधिक सप्लाई पर ईयर सिंगापुर से होकर गुजर रही थी, जिनमें से लगभग 80% कार्गो का ट्रांसपोर्टेशन स्टीम शिप द्वारा हो रहा था। मिनिमम रिस्ट्रिक्शन होने के कारण सिंगापुर बहुत तेजी से निखरा। कई व्यापारी घरानों की स्थापना सिंगापुर में हुई, जो मोस्टली यूरोपीय बिजनेसेस कंपनियों द्वारा की गई थी, लेकिन इसमें यहूदी, चीनी, अरब, अर्मेनियाई, अमेरिकी और इंडियन व्यापारी भी शामिल थे। इसी तरह सब कुछ चलता रहा, लेकिन फिर आया साल 1939। ये टाइम था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। On the 25th of September, Hitler orders the bombing of Warsaw. जिसमें ब्रिटेन और जापान एक दूसरे के अगेंस्ट थे। इसमें हुआ ये कि जापान ने 8 फरवरी 1942 को सिंगापुर पर हमला कर दिया और 7 दिन के अंदर ही ब्रिटिश को हरा दिया, जिसके चलते 15 फरवरी 1942 को सिंगापुर में रहने वाले लोग जापान के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। जापानी सेना का सिंगापुर पर कब्जा होते ही उन्होंने सिंगापुर के लोकल लोगों को खूब मारा पीटा, यहाँ तक कि कई लोगों को मौत के घाट तक उतार दिया गया और बची हुई आबादी को जापानी सेना ने अगले 3.5 सालों तक भयंकर तरीके से टॉर्चर किया, जिसमें लूटपाट, वायलेंस, दंगे फसाद, मारपीट बड़े स्केल पर फैल गई। युद्ध के दौरान बिजली और पानी की सप्लाई सिस्टम, टेलीफोन सेवाओं के साथ साथ सिंगापुर पोर्ट पर पोर्ट सुविधाओं सहित अधिकांश बेसिक सुविधाएं को नष्ट कर दिया गया, जिसके चलते भूखमरी, कुपोषण, बीमारी, अनकंट्रोल्ड अपराध और हिंसा बढ़ जाती है। सामानों की अत्यधिक कीमतें और बेरोजगारी भी बढ़ गई, जिसके कारण सार्वजनिक परिवहन और अन्य सेवाओं में पूरी तरह से रुकावट आ गई। चूँकि ब्रिटेन ने करीब 150 सालों तक सिंगापुर को ट्रेड पोर्ट के रूप में इस्तेमाल किया, जिसमें वो मुख्यतः चाय और कपास का ट्रेड करते थे, लेकिन इसके अलावा एक और चीज भारत से सिंगापुर होते हुए चीन भेजी जाती थी और वो था ओपियम, यानी कि अफीम। अफीम की चीन में एंट्री होते ही वहाँ के लोग नशे में डूबने लगे। चूँकि सिंगापुर की मोस्टली आबादी चाइना की ही थी, इसीलिए वहाँ भी अफीम का गहरा प्रभाव देखने को मिला, जिसके चलते सिंगापुर में अफीम से एडिक्टेड लोगों की तादाद बढ़ गई और इतनी ज्यादा बढ़ी कि साल 1945 में यहाँ 30,000 से भी ज्यादा लोग अफीम से एडिक्टेड हो चुके थे। इसी बीच 6 अगस्त 1945 को अमेरिका जापान पर न्यूक्लियर हमला कर देता है। In August 1945, American bombers dropped the first ever atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki. Soon after, the Japanese emperor expressed his intention to surrender. जिसके चलते जापान अपनी हार स्वीकार करके सरेंडर कर देता है और सिंगापुर छोड़कर चला जाता है। लेकिन तब तक सिंगापुर की हालत बद से बदतर हो चुकी थी और क्राइम भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। कुल मिलाकर हाल ये हुआ कि सिंगापुर गरीब और बहुत गरीब हो गया। हालात ऐसे हुए कि साल 1959 में यहाँ की 70% जनता झुग्गियों में रहने को मजबूर हो गई और बिल्डिंगें पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। यानी कुल मिलाकर सिंगापुर स्लम कॉलोनी बन चुका था। इसके बाद ब्रिटिशर्स दोबारा सिंगापुर में एंटर होते हैं, लेकिन इस बार वो एक रूल बनाते हैं जिसके तहत वो सिंगापुर को पूरी तरह से आजाद कर देते हैं। 11 अप्रैल 1959 ये वो तारीख थी जब सिंगापुर को पहली बार सेल्फ रूल का अधिकार मिला। हालांकि इसके कई साल बाद भी फॉरेन पॉलिसी को ब्रिटेन ही कंट्रोल करता था, लेकिन 1959 में ही एक और बड़ा परिवर्तन हुआ। सिंगापुर में इसी साल हुए चुनाव में पीएपी पार्टी से एंट्री हुई एक हीरो की, जिनका नाम था ली क्वान यू, जो सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री बने और यही वो शख्स थे जिन्होंने सिंगापुर की काया पलट के रख दी। वैसे दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, अगर ली क्वान यू जैसा लीडर किसी भी देश को मिल जाए तो वो अकेला ही पूरा देश बदल कर रख सकता है। अब आप कहेंगे ऐसा क्या था इनमें, तो इसका जवाब आपको वीडियो के अंत तक पता ही चल जाएगा। खैर, ली क्वान यू का प्रधानमंत्री बनना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि उनके सामने कई भयंकर चुनौतियाँ थी और देश का पूरी तरह से अपनी अपनी कम्युनिटी, जैसे चीन के लोगों की अपनी कम्युनिटी, इंडियंस की अपनी कम्युनिटी और मलय की अपनी कम्युनिटी में बंटवारा हो चुका था। देश की इकोनॉमी भी खस्ता हाल थी। मुजरिम वही थे जिन्होंने बाकी एशिया का हाल बेहाल किया था, लेकिन इन सब मुसीबतों का सामना करना पड़ा ली क्वान यू को। इस मुश्किल घड़ी में लोगों को झुग्गियों से निकालने का एक ही तरीका था और वो तरीका था इकोनॉमी को मजबूत करना। लेकिन ये होता कैसे, क्योंकि सिंगापुर के पास अपना कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज तो थे नहीं कि उन्हें बेचकर वो अपनी इकोनॉमी चलाते। ऐसे में सिंगापुर की ट्रेड से ही सारी कमाई होती थी, लेकिन उसके लिए भी पड़ोसी देशों से बेहतर रिश्तों की जरूरत थी। क्योंकि पड़ोस में मलय देश था, जहाँ मलय वर्सेस बाहरी लोगों का मुद्दा जोर पकड़ा हुआ था और सिंगापुर में रहने वाले अधिकतर लोग चीन से आए थे, जो मलय पार्टियों को बिल्कुल भी नापसंद थे। लिहाजा सिंगापुर मुश्किल
में था। प्रधानमंत्री ली कुआन यू ने इसके लिए एक रास्ता निकाला। साल 1963 में उन्होंने सिंगापुर को मलेशिया में शामिल करा दिया। उन्हें लगा कि इससे सिंगापुर की दिक्कतें हल हो जाएंगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा, क्योंकि मलेशिया की सरकार ने ऐसे नियम बनाए जिनमें मलय लोगों को पक्षपाती रूप से ज्यादा अधिकार दिए गए। क्योंकि सिंगापुर में चीनी अधिक रहते थे, जिनको लेकर उन्हें डर था कि वो वक्त आने पर चीन की ही साइड ले लेंगे। लेकिन बढ़ते बढ़ते दिक्कतें इतनी बढ़ गई कि मलेशिया ने 1965 में एक ऐसा फैसला ले लिया जिसकी मिसाल नहीं। उन्होंने खुद ही सिंगापुर से बोल दिया कि तुम हमसे अलग हो जाओ। ली कुआन यू को मलेशिया के इस कदम से ऐसा धक्का लगा कि वो एक टीवी इंटरव्यू में रो दिए। सिंगापुर के 70% लोग गरीबी के नीचे रह रहे थे। देश के पास इस गरीबी से निकलने का ना कोई जरिया था और ना कोई मदद करने वाला। फिर भी ली कुआन यू ने हिम्मत करते हुए एक छोटी सी शुरुआत की, जिसके तहत उन्होंने छोटे छोटे कैंपेन चलाए, जैसे अच्छी इंग्लिश बोलो, घर साफ रखो और भी ऐसी कई छोटी छोटी कैंपेन। शुरुआत में ये सब कुछ मुस्कुराकर किया गया, लेकिन फिर जोर जबरदस्ती शुरू की गई और च्युइंगम चबाकर जमीन पर फेंकने के जुर्म में 100 करोड़ की सजा दी जाने लगी और चोरी चकारी या ड्रग्स के धंधे करने वालों को पकड़कर उन्हें जेल में ठूसा जाने लगा। ये सब करने के पीछे ली कुआन यू का कहना था कि जब तक कानून का राज नहीं होगा तब तक देश इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। इस चक्कर में उन्होंने प्रेस की आजादी पर भी लगाम लगा दिया। जिसने भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई उसकी संपत्ति जब्त कर दी गई। इन सब का अंजाम ये हुआ कि ली कुआन यू एक डिक्टेटर में तब्दील हो गए। देश में इलेक्शन तो होते थे, लेकिन सिर्फ नाम मात्र के, क्योंकि हर बार सिर्फ एक ही पार्टी की जीत होती थी, जो ली कुआन यू की पीपल्स एक्शन पार्टी यानी पीएपी थी। जल्द ही उनका सिंगापुर पर एक तरफा राज हो गया। ऐसे में एक सवाल उठता है कि लोगों ने इसके खिलाफ विद्रोह क्यों नहीं किया? तो इसका जवाब आपको ली कुआन यू के एक बयान से मिलेगा। एक जगह वो कहते हैं कि जिन लोगों ने कभी लोकतंत्र जाना ही नहीं, उन पर आप लोकतंत्र थोप नहीं सकते। ली कुआन यू का अंदाजा था कि जब तक देश इकोनॉमिक प्रोग्रेस करेगा तब तक ज्यादातर लोगों को अधिकारों की परवाह नहीं होगी, क्योंकि भूखे पेट क्रांति नहीं होती। बात तो बिल्कुल सही भी थी। अपनी बात प्रूफ करने के लिए ली कुआन यू ने कई कदम उठाए। दोस्तों यहाँ पर एक बात जानिए, कैपिटलिज्म में फ्री मार्केटिंग का जो प्रिंसिपल चलता है, सिंगापुर की सफलता को उसका चमकता एग्जाम्पल माना जाता है। बात सही भी है, क्योंकि ली कुआन यू ने शुरुआत से सिंगापुर में इंडस्ट्रीज को प्रोमिनेंस दिया, यानी प्रमुखता दी, जिसके लिए उन्होंने टैक्स रेट एकदम न्यूनतम रखी ताकि आसान रेट्स पर लोन मुहैया कराया जा सके, जिसके कारण बिजनेसेस बहुत तेजी से सिंगापुर में फैल गया। लेकिन इन सबके पहले उन्होंने कुछ ऐसे कदम भी उठाए जिन्हें सोशलिज्म के साथ जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि साल 1960 में सरकार ने HDB यानी हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड लॉ पास किया, जिसके तहत जमीन खरीदकर उस पर सरकारी मकान बनवाए गए ताकि लोग सस्ती दरों पर अपना घर खरीद सके। इसके पीछे एक मेजर कारण ये भी था कि जो लोग अपने अपने कम्युनिटी बनाकर रह रहे थे, वो लोग जब एक ही बिल्डिंग में मिक्स कम्युनिटी के साथ रहेंगे तो उनमें यूनिटी भी बढ़ेगी और देश धर्म के नाम पर बंटने से भी बच जाएगा। हालांकि एक ही बिल्डिंग में मिक्स कम्युनिटी का रहने का सीधा ऑर्डर गवर्नमेंट की तरफ से ही था, जिसको फॉलो करना एकदम मस्ट था। साथ ही एक अलग स्कीम भी शुरू की गई ताकि लोग अपने पैसों को बचत करना शुरू करें। साथ ही हर कर्मचारी की 25% तनख्वाह सरकारी सेविंग स्कीम में जमा किया जाने लगा, जिसमें सरकार अपनी ओर से भी उतनी ही रकम देती थी। और इन्हीं सब स्कीम के चलते सिंगापुर के 80% नागरिकों को अपना घर मिला और बचत के मामले में सिंगापुर दुनिया का नंबर 1 देश बन गया। इसके बाद बारी आई बिजनेस की। ली कुआन यू ने बिजनेस की शर्तों में कंसेशन देकर फॉरेन कंपनीज को सिंगापुर में आने के लिए इनवाइट किया। ठीक इसी वक्त पर चीन में माओ द्वारा चलाई जा रही सांस्कृतिक क्रांति का फायदा सिंगापुर को मिला, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। इस कंसेशन के चलते इन्वेस्टर्स ने हांगकांग और ताइवान से अपना पैसा निकालकर सिंगापुर में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, जिसके चलते बाकी इलाकों में इन्वेस्टर्स का आना और बिजनेस सपोर्टर्स पॉलिसी के चलते महज 10 साल के अंदर सिंगापुर में बेरोजगारी दर लगभग 0 पर पहुंच गई। इस दौरान सिंगापुर ने हर साल 9% के इनक्रेडिबल रेट से डेवलपमेंट किया। अक्सर जिस सिस्टम में सरकारी ताकत बहुत ज्यादा होती है, वहाँ भ्रष्टाचार भी पनपने लगता है। लेकिन ली कुआन यू ने भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए भी उपाय खोज निकाला। उन्होंने सरकारी अधिकारियों की तनख्वाह बहुत ज्यादा बढ़ा दी और सख्त कानून बनाए ताकि भ्रष्टाचार के लिए कम से कम इंसेंटिव मौजूद हो। ली कुआन यू का कहना था कि भले ही मेरे पास कोई नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है, लेकिन मेरे पास इंसान तो है और मैं उन्हीं को इतना मजबूत और एजुकेटेड बना दूंगा कि वो देश छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और इसीलिए उन्होंने सिंगापुर के लोगों को पोस्ट के हिसाब से हाई फाई सैलरी देने का सिस्टम भी बनाया। कोई आदमी अपना देश तभी छोड़ता है जब उसे अपनी पोस्ट के हिसाब से वैल्यू और पैसा नहीं दिया जाता है। इसके साथ ही देश में धार्मिक और भाषाओं के कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए उन्होंने सरकार को सेक्युलर रखा, लोगों को धर्म पालन की आजादी दी। मलय, मैंडरीन और तमिल जैसी सभी भाषाओं को
राजकीय भाषा की संज्ञा दी गई। इसमें इंग्लिश भाषा को भी जोड़ दिया गया ताकि सबके पास एक ऐसी भाषा हो जिसमें सब आसानी से बात कर सकें। इन तमाम कदमों ने देश में शांति का माहौल बनाया और शांति से व्यापार को पनपने का मौका मिला, जिसके चलते महज 20 से 25 सालों के अंदर ही सिंगापुर एक डेवलप्ड देश बन गया और आज सिंगापुर को बिजनेसेस और अन्य मामलों में रोल मॉडल माना जाता है। शिपिंग, पेट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे फील्ड में होने के चलते 57 लाख की जनसंख्या वाले इस देश में आज लगभग 3.3 लाख लोग करोड़पति हैं, जहां 6 आदमी में से 1 आदमी करोड़पति है। ना के बराबर क्राइम और ना के बराबर करप्शन है और बेस्ट एजुकेशन सिस्टम में भी ये कहीं आगे है। सेफ महसूस कराने के मामले में भी ये बहुत आगे है। वन ऑफ द क्लीनेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट है यहाँ पर और इनकी जीडीपी 1,27,606 पर कैपिटा $, है, जो एशिया में नंबर 1 पर आता है। 6th year in a row that the city-state Singapore has topped the list. विदाउट परमिशन वाईफाई कनेक्ट कर लेने में, पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग करने में, गंदगी फैलाने में, चिंगम खाने और बेचने पर, ऐसी ही हर छोटी छोटी चीजों पर कड़ी से कड़ी सजा है और ड्रग्स के मामले में तुरंत ही जेल में डालकर बहुत जम के धुलाई की जाती है और बहुत जम के फाइन भी ठोका जाता है। ली कुआन यू के पास पॉलिटिक्स करने और अपनी कुर्सी के बारे में सोचने का बिल्कुल भी समय नहीं था, बल्कि उनका ध्यान सिर्फ सिंगापुर को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने में था, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर सिंगापुर अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ तो उसका अस्तित्व इस दुनिया में बचेगा ही नहीं, और अगर देश ही नहीं बचेगा तो पीएम की कुर्सी को बचाकर वो क्या करेंगे। यही कारण है कि ली कुआन यू की बात आज दुनिया भर में हर कोई करता है। दोस्तों, आज ली कुआन यू सिंगापुर के हीरो माने जाते हैं, यानी फाउंडर फादर ऑफ द नेशन ऑफ सिंगापुर। लेकिन 2020 में उनके बेटे ने ये कहते हुए चुनाव में उतरने से इनकार कर दिया कि सिंगापुर को एक और ली कुआन यू की जरूरत नहीं है, और इस बात से हम तो क्या पूरी दुनिया में कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। उम्मीद है इस वीडियो ने आपको लाइक करने के लिए जरूर इम्प्रेस किया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली एक और शानदार वीडियो में।